ओके, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी के बीएड विभाग के द्वारा यह यूजीसी नेट जेआरएफ एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए निशुल्क ऑनलाइन मार्गदर्शन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। ये बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी की हमारी जो टीम है, डॉक्टर चंचल मैम, डॉक्टर शशि तिवारी मैम, डॉक्टर रॉबिन सिंह सर, सभी लोग मिल करके 21 अभियान को हम लोग चला रहे हैं। और विगत कई बैच हमारे काफ़ी अच्छे जा चुके हैं और इस बार भी हम हमारे वीडियोस लगातार आ रहे हैं और इस बार हम रिकॉर्डिंग मोड में भी काम कर रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से भी इन वीडियो का लाभ ले सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विद्वत प्रोफेसर शिक्षा के साथ साथ जो हमारे यूजीसी नेट का सिलेबस है, उसके बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर 1 का सिलेबस है उसके बारे में आपको अलग अलग टॉपिक के माध्यम से अपने ज्ञान से अभिभूत कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ आईसीटी पर बात करने के लिए डॉक्टर रॉबिन सिंह सर मौजूद हैं। डॉक्टर रॉबिन सिंह सर, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, कुछ हमारे आज सर नए विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं। रोज मैसेज आते हैं और रोज जी। कम से कम 5 लोग हमारे नए जुड़ रहे हैं। तो अ, उनको मैं अवगत करा दूं कि डॉक्टर रॉबिन सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बीएड विभाग में बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी में। सर का एक लंबा अनुभव है पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में। तो सर अभी तक पिछले बैच में सर ने रिसर्च पर क्लासेस ली थी और आज इस बैच में सर आईसीटी पर क्लास ले रहे हैं। तो आईसीटी में अभी तक सर ने बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही सरलता के साथ विद्यार्थियों को आईसीटी की समझ विकसित करने में अपना योगदान दिया है। मार्गदर्शन के माध्यम से, ऑनलाइन मार्गदर्शन के माध्यम से सर की क्लासेस बहुत अच्छी रही हैं। तो उन्हीं क्लास को आगे बढ़ाने के लिए एक बार पुनः मैं मयंक त्रिवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी बीएड विभाग से, मैं डॉक्टर रॉबिन सिंह सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आप अपने ज्ञान से इसी प्रकार से विद्यार्थियों को प्रकाशित करते रहें। जो आपका अथाह ज्ञान है, उस ज्ञान से हमारे जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उसे लाभ लेकर के वह भी आप ही की तरह प्रोफेसर बने और आने वाले भविष्य में वो भी शिक्षा के जगत में कार्य करने के लिए जो इच्छुक हैं वो सभी पूरी तरह से तैयार होकर के शिक्षा के क्षेत्र में काम करें और भारत को शिक्षा के क्षेत्र में और आगे ले जाने में अपना योगदान दें। तो बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय डॉक्टर रॉबिन सर आज के थैंक यू सर। मार्गदर्शन कक्षा में। तो मैं सर अब आपको हैंड ओवर करता हूं कि अब ठीक है। विद्यार्थियों को अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय थैंक डॉक्टर यू सर। रॉबिन सर। थैंक यू सर। So now I'm sharing my screen. ओके, क्या ये मेरा व्हाइट बोर्ड विजिबल है सबको? यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू। चलिए हम अपना आईसीटी का क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमने अपनी पिछली क्लासेस में आईसीटी के बेनिफिट्स, इसके टाइप्स, इसके बाद हमने कंप्यूटर की मेमोरी के टाइप्स, यूजेस और कंप्यूटर के जो प्रोसेसिंग है उसमें इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट, इन सब के बारे में विस्तार से डिस्कस कर लिया था। रैम, रोम, सेकेंडरी मेमोरी, इन सभी पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी। इसके आगे अब हम बात करेंगे आज जो हमारी यूनिट्स हैं, मेमोरी की जो यूनिट्स हैं उन पे हम थोड़ा सा भी बात करेंगे। चलिए म्यूट कर लीजिए। हाँ,
देखिए मेमोरी यूनिट्स, यहां से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कौन कौन से हमारी मेमोरी यूनिट होती हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारा स्टार्टिंग मेमोरी का जो बेस है वो है हमारा बिट। क्योंकि जब अगर हम देखें, बात करें, जो बेसिक जो हमारे कंप्यूटर हैं, जो स्टार्टिंग के स्टेज के जो कंप्यूटर हैं, जो बाइनरी डिजिट पर काम करते हैं, उनके जो बाइनरी डिजिट्स हैं उनको हम बिट कहते हैं। तो एक बिट जो है हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है। आप ये ध्यान रखें, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कई बार। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है 1 बिट, ठीक है, बिट इसको लिखा जाएगा। ये हमारा क्या है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, या बाइनरी डिजिट भी हम इसको बोलते हैं। बाइनरी मतलब बाई मतलब 2। अभी जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम हम जाएंगे कंप्यूटर के, तो वहां हमें ये सारे के सारे जो इसके सिस्टम्स हैं वो पता चलेंगे कि कैसे जो कंप्यूटर है वो अपने नंबर्स में कैसे काम करता है, कौन कौन से नंबर सिस्टम्स उसमें होते हैं। तो ये एक बेसिक नंबर सिस्टम है जिसमें 0 और 1 दो डिजिट्स का यूज करते हैं, इसीलिए इसको 2 डिजिट यानी बाइनरी डिजिट्स भी हम इसको बोलते हैं। सर ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है ना? हाँ जी बिल्कुल, बाइनरी डिजिट जी इसको हम बोल रहे हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट। मैं बोल रहा हूँ पहले ही, सबसे छोटी इकाई एक मेमोरी की, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो सबसे छोटी जो मेमोरी है वो हमारी है 1 बिट। और इसी से हमने आगे जो अपने यूनिट्स हैं उनको लिया है, उनको बनाया है। ये हमारा क्या है? बेस है, ये बेस है। अब हम बात करें 1 बिट जो बाइनरी डिजिट है, अगर हम 8 बिट की बात करें, 8 बिट्स, 8 बिट्स अगर हमारे पास हैं, तो वो हमें 1 बाइट के बराबर हमारी यूनिट हो जाती है। 1 बाइट हमारे पास मेमोरी हो जाती है, ठीक है, ये बाइट है। तो यहां तक हम क्या समझे कि जो हमारी जो बेसिक बाइनरी यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो सबसे छोटी जो मेमोरी है, उसका अगर हम 8 गुना करते हैं तो हमारे पास एक दूसरे लेवल की मेमोरी यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं बाइट। तो एक बाइट में हमारे कितने बिट होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। यहाँ कई बार प्रश्न ये भी आता है, 4 बिट्स का एक निबल भी आता है, एक यूनिट यहाँ ये भी बन जाती है। कई बार क्वेश्चन ये भी बन सकता है, 4 बिट्स का 1 निबल, ठीक है। तो अगर हम 8 बिट्स में 1 बाइट बना रहे हैं, तो जो हमारा 4 बाइट से एक निबल बन रहा है, यानी 1 बाइट में हमारे कितने निबल बन गए? 1 बाइट में हमारे 2 निबल बन गए, ठीक है। तो 1 बाइट 8 बिट्स। इसके बाद अगर हम बात करें 1024 बाइट, ठीक है, 1024 बाइट्स, बी, है ना, इसको बी 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 से भी डिनोट किया जाता है, बी। तो जब हम 1024 बाइट्स की बात करते हैं तब हमारे पास 1 किलो बाइट होता है, जिसे हम केबी कहते हैं, किलो बाइट, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? 1 किलो बाइट है, 1 किलो बाइट। लेकिन जब हम 1024 किलो बाइट की बात करते हैं, ठीक है, किलो बाइट यानी केबी, 1024 केबी की बात हम जब करते हैं, तो 1024 केबी से हमारे पास एक मेगा बाइट बनता है, 1
मेगाबाइट, जिसे हम MB कहते हैं, मेगाबाइट MB। ठीक है, सिंपल चीजें हैं। इसमें थोड़ा सा एक रीजनिंग है कि अगर हम बिट्स में बात करें तो 8 बिट का एक बाइट बन जा रहा है और 4 बिट का एक निबल बन जा रहा है, तो एक बाइट में 2 निबल बन जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 1024 की इसमें रीजनिंग हमें काम आ रही है, जो कि हमें इसको इजीली रिमेम्बर करने में भी हमारी मदद करती है। जब हम 1024 बाइट्स की बात करते हैं तो वो 1 किलोबाइट हो जाता है। जब हम 1024 KB की बात करते हैं तो वो 1 MB मेगाबाइट बन जाता है। और जब हम 1024 MB की बात करते हैं, मेगाबाइट की बात करते हैं, तो हमारा एक क्या बन जाता है, एक गीगाबाइट गीगाबाइट। यानी GB बन जाता है। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। MB और GB हमारे समय में ज्यादा यूज हुई है। TB भी हमने अक्सर अभी यूज होने लगा है। तो ज्यादा जो हमारे समय में जो टर्म यूज हुई है वो है KB, MB और GB। क्योंकि अभी अगर हम 20-25 साल पहले जाएं या 30-35 साल पहले जाएं तो मेमोरी, हमारे पास मेमोरी के स्टोरेज इतने होते नहीं थे और ना हमारे पास इतने डेटा होते थे कि हमें इन टर्म्स की आवश्यकता होती थी। ठीक है, तो अब हम जब हमारे आप देखेंगे स्टार्टिंग की स्टेज में जब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो वहां हमारे पास बाइट्स में और किलो बाइट्स में ही मेमोरी कंप्यूटर में होती थी। एक पूरे कंप्यूटर में मेमोरी 20 KB, 28 KB, 100 KB इस तरह से होती थी। तो उस समय हम जो लार्जर मेमोरी की यूनिट्स हैं इनको यूज नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की बात हुई, तो वो मेमोरी हमारी फिर MB में आ गई। सेकंड जनरेशन में MB में आ गई तो हम 500 MB है, उसके बाद फिर 1024 MB यानी 1 GB। और हमारे पास फिर थर्ड जनरेशन में आके हमारे कुछ GB के हमारे मेमोरी के कंप्यूटर हमारे उपलब्ध होने लगे, या हमारे कंप्यूटर जो डिवाइसेस हैं स्टोरेज की वो हमें GB में भी हमें मिलने लगी। और आज हम किसकी बात करते हैं, अब हम GB में भी हमारा काम नहीं चलता है। एक सामान्य अगर हम छोटा सा भी कोई कंप्यूटर लेने जाते हैं तो उसमें भी लगभग 512 GB या 1024 GB अमूमन हमें मिल जाता है। तो 1024 GB से हमारे पास बनता है 1 टेराबाइट, एक TB। तो आजकल टीबी का चलन हो गया है। 1024 GB से हमें क्या मिला, 1 TB, टेराबाइट। अब हमारा काम टेराबाइट मेमोरी में चल रहा है। 1 TB, 2 TB, 4 TB, ये हमारे क्या है, ये हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में अब हमें बाजार में मिलने लगे हैं। तो ये टर्म अब बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं, TB। लेकिन आने वाले समय में तो हमारे पास क्या होगा, डेटा इतनी लार्ज नंबर में होंगे, इतनी क्वांटिटी में हमारे पास डेटा होगा कि वो 1 TB या 10 TB या हो सकता है 100 TB में भी वो समाये नहीं या उसको स्टोर ना किया जा सके। तो उसके लिए क्या है, फिर हम 1024 TB से अपना एक नया मेमोरी का यूनिट है वो हम पाते हैं, जिसे हम कहते हैं PB, पेटाबाइट। 1024 TB से हमें क्या मिलेगा, 1 पेटाबाइट PB। पेटा बाइट। ठीक है, ये था आपका गीगाबाइट, ये था आपका टेराबाइट। ठीक, चलिए क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, 1024 TB से हमें क्या मिला, 1 पेटाबाइट मिला। इसके आगे हम चलें तो और लार्ज नंबर में जो हमारी मेमोरी होगी और जो बड़ा साइज होगा मेमोरी का यूनिट, उसको हम क्या कहेंगे, जब 1024 PB पेटा बाइट्स मिल जाएंगे तो वो बनेगा 1 एक्साबाइट, 1 एक्साबाइट मेमोरी, EB।
ठीक है, थोड़ा सा टर्म ध्यान रखना है, और इसमें रीजनिंग है 1024 की। ठीक है, इसके भी अगर हम जाएंगे तो 1024 EB यानी एक्साबाइट मेमोरी किसके बराबर हो जाएगी? 1 जेटाबाइट, 1 जेटाबाइट, जिसे हम ZB भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 जेटाबाइट। चलिए, इसके बाद है 1024 जेटाबाइट, इससे हमें मिलेगा 1 योटाबाइट, योटाबाइट, YB हम इसको लिख सकते हैं, YB 1 योटाबाइट, योटाबाइट। ठीक है, इसके बाद 1024 YB से हमें मिलेगा 1 ब्रोंटोबाइट, 1 ब्रोंटोबाइट, BB इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट में, BB। ठीक है, 1 ब्रोंटोबाइट, और 1024 ब्रोंटोबाइट से हमें मिलेगा 1 जियोबाइट। ठीक है, ये लास्ट और हाईएस्ट जियोबाइट, जिसे हम कहते हैं हाईएस्ट मेमोरी। ठीक है, 1 जियोबाइट है ना, GPB बोल सकते हैं इसको हम, बी। तो ये GPB जो है, जियोबाइट जो है, ये हमारे पास क्या है? ये है हाईएस्ट या लार्जेस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, है ना, हाईएस्ट मेमोरी यूनिट है ये, हाईएस्ट मेमोरी यूनिट। और बिट जो है वो है हमारे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट। तो अब आप देखेंगे कि कितने सारे हमारे पास डिविजन्स हैं, कितने सारे मेमोरी के यूनिट्स हैं, कि अगर हम अभी बात कर रहे हैं आजकल TB में, है ना, 1 TB 2 TB 10 TB तक की बातें अमूमन हमें सुनने में मिलती हैं। लेकिन जो बड़े कंप्यूटर हैं, जो हमारे जैसे सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करें, तो उनमें मेमोरी जो स्टोरेज है वो बहुत ज्यादा होता है। ये जो टर्म है ये वहां यूज होने वाली टर्म है। और आने वाले समय में हम लोग अगर हम बात करें पर्सनल कंप्यूटर्स में भी, तो ये जो हमारा जो GB हम यूज कर रहे हैं, जो TB पे हम जा रहे हैं, है ना, तो TB के बाद हम हो सकता है PB वाले हमारे पास पेटाबाइट वाले PC आ जाएं, फिर एक्साबाइट वाले PC आ जाएं, और जेटाबाइट वाले PC आ जाएं। तो इस तरह से ये सुविधा की दृष्टि से, याद रखने की दृष्टि से, और इन यूनिट्स को समझने की दृष्टि से ये क्लासिफिकेशन यहाँ बनाया गया है। इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई इसमें सिंपल चीजें हैं, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है? कुछ इसमें से पूछना हो तो बताइए। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, बोलिए। जी अगर सर एग्जाम में आ जाए 2 PB तो फिर इसका हम क्या राइट करेंगे? बेटा 2 PB, हाँ तो PB आप बेटा 2 PB का अगर देखिए, वो PB को TB में बदलवाएंगे, है ना, कोई भी यूनिट आप दे सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। भाई ये मैंने इधर लिखा 1024 TB लिखा, ठीक है, तो 1024 आप यहां बात कर रहे हैं, मान लीजिए 1024 GB से हमारा एक TB बना, ठीक है, 1024 TB से हमारा एक क्या बना? PB बना, पेटाबाइट। आपने कहा साहब 2 पेटाबाइट है, तो वो 2 पेटाबाइट देंगे तो वो पूछेंगे उसमें TB कितना है, ये पूछेंगे।
है ना। अच्छा। उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस का सवाल नहीं पूछेंगे। अगर 2 पेटाबाइट है तो आपको सीधा 1024 गुणा 2 टीबी उसमें हो जाएगा, ठीक है। और जी अगर सर। उसमें जीबी पूछते हैं तो फिर आपको समस्या है। जीबी अगर पूछते हैं तो 1024 इंटू 1024 जीबी उसमें मिलेगा, है ना। तो इस तरह से सिंपल कैलकुलेशन से आप उसको निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर वो घुमा के पूछ सकते हैं कि एक पीबी में कितने टीबी हैं, है ना, एक ईबी में कितने पीबी हैं, इस तरह से पूछेंगे। ये नहीं पूछे, ये हो सकता है ऐसे ना पूछें कि 1024 पीबी में कितना एक्साबाइट है, ऐसा ना पूछ के वो एक एक्साबाइट में कितना पीबी है, तो वो वाइस वर्सा इधर से उधर पूछ सकता है, ठीक है, बिल्कुल पूछ सकता है। थोड़ा सा हम इसमें जब अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और क्लियर ये चीज हो जाएगी। सिंपल चीजें ही जी रहेंगी। very good। हाँ 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 हाँ, प्रैक्टिस सेट्स अच्छा, भी थैंक यू हम सर। आपको करके इसमें बताएंगे। मैं कैसे क्वेश्चन इसमें से बन सकता है वो भी जब हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये बहुत इजी रहेगा। थोड़ा सा बस इसमें आपको एक दो चीजें याद रखनी है ना, कि बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारी 1 बिट से चली है। इसे 2 की पावर में और बता दीजिए। है बेटा, हाँ 2 की पावर में भी मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। 2 की पावर वाला भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें अभी थोड़ा सा यहाँ पर ये जो रीजनिंग है हमारी 1024 से, है ना, इसको हम अगर थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे तो हमें ये चीजें इजीली मेमोरी में हमारे आ जाएगी, है ना। बाइट बिट से हमें बाइट मिला, बाइट से हमें किलो बाइट मिला। निबल को आप छोड़ देंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पर इसमें बीच में ये कंफ्यूजन करता है, तो इसको अभी आप छोड़ दें, है ना भाई। 8 बिट से 1 बाइट मिला, ये 4 बिट से निबल मिल रहा है, इसको अलग से याद कर लिया। तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास बी रहेगा बाइट, है ना। हमारे पास बिट है, बिट के बाद हमारे पास क्या है, बाइट है। बाइट से किलो बाइट बना, ठीक है, किलो बाइट से मेगा बाइट बना, एमबी, फिर जीबी बना और टीबी बना। तो यहां तक तो हमें रोजमर्रा की लाइफ में हम यूज ही कर रहे हैं। हमारे सिस्टम्स में ही एक टीबी अभी हार्ड डिस्क आने लगी है कि नहीं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, पी ई जेड वाई और बी जी, तो ये हमें याद रखने हैं। तो पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, बीबी और जीपीबी। और इसमें भी बहुत ज्यादा डिजिट्स तो हमें याद नहीं करनी, 1024 से ही बनेगा सीधा सीधा, ठीक है। चलिए, अच्छा, रैम और रोम की बात हम कर रहे थे और हमने बात की थी कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है जो कि रैम और रोम से मिलकर बनी है, वो उनकी स्पीड ज्यादा होती है। दूसरा, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है उनकी स्पीड कम होती है ना। ये बात आपको रिकॉल आ रही होगी। यस सर। हाँ, जी सर, तो हमने इसमें दोनों कई बार किया क्या है। आता है, एक क्वेश्चन ऐसा आता है, हाँ एक क्वेश्चन ऐसा आता है, हमने प्राइमरी मेमोरीज के भी और सेकेंडरी मेमोरीज के भी सारा एग्जांपल्स वगैरह भी हमने सेकेंडरी मेमोरीज में कौन कौन सी हमारे पास स्टोरेज जी सर, डिवाइसेस हैं आपने दोनों वो भी भी हमने पढ़ लिखवाए लिए थे। थे, लिखवाए थे ना। तो वहां हमने जी थोड़ा थोड़ा सा स्पीड के बारे में भी बात की होगी, है ना। जी तो जी सर। वहां से थोड़ी सी एक क्वेश्चन, ये मैं थोड़ा सा 1 मिनट में यहाँ लूंगा कि कई बार आ जाता है स्पीड के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है ना। देखिए, एक एक तो मेमोरी हमारी रैम का ही, अगर हम कहें रैम का ही पार्ट है, कैश मेमोरी, है ना। इस पे क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ठीक है। ये क्या है कैश मेमोरी, कोई बताएगा कैश मेमोरी के बारे में कुछ, पहले भी शायद बात हुई। सर शायद अस्थायी मेमोरी कैश होती है। मेमोरी लाइक वर्चुअल मेमोरी होती है। बेटा वर्चुअल मेमोरी अलग से क्वेश्चन आएगा, वो भी बताऊंगा मैं। सर कैश मेमोरी सर ये अस्थायी होती रैम है का ही शायद। पार्ट है, ये सीपीयू का रैम का ही पार्ट है। ये एक्चुअली क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी का, मेन मेमोरी का ही पार्ट है ये, है ना। लेकिन क्या होता है कि ये एक तरह से रैम में से ही थोड़ी सी मेमोरी अलग हो जाती है ना। कंप्यूटर सिस्टम सीपीयू क्या करता है, अपने एकदम से जो रिसेंटली जो रैंडमली जो जो एक्सेस किए जाते हैं डेटा, उनके लिए ये क्या करता है, एक अलग से पोर्शन मेमोरी का रैम में से रख लेता है ना।
ये क्यों? क्योंकि ये इसकी जो है स्पीड ज्यादा, स्पीड से ही मुझे याद आया ना ये कैश मेमोरी। हाँ, सर हाई स्पीड इसकी बहुत मेमोरी है ज्यादा सर स्पीड है। जी सर। जी सर ये हाई स्पीड मेमोरी है सर, ये कहते हैं हाँ मेमोरी बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच सीपीयू, क्योंकि सीपीयू सबसे पहले किसको एक्सेस करता है? सबसे पहले मेन मेमोरी को एक्सेस करता है ना। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करता है। सीपीयू का काम रैम से चलता है, सीपीयू का काम रोम से चलता है। और उसके बाद जो आपकी हार्ड डिस्क में सेकेंडरी मेमोरी है, वो सेकेंडरी मेमोरी रैम के जरिए ही एक्सेस होती है। सीपीयू, ये क्वेश्चन मैंने बताया था, कई बार आता भी है, ये बात नोट कर लेना कि सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को सीधे एक्सेस नहीं कर सकता आपके सिस्टम से। वो किसके थ्रू करता है? वो रैम के थ्रू करता है। ठीक है, और रैम के थ्रू करता है तो रैम और सीपीयू के बीच में, है ना, ये कैश मेमोरी एक बफर का काम करती है। ये हाई स्पीड मेमोरी है ना, तो इसको हाई स्पीड बफर भी हम बोल सकते हैं। समझ रहे हैं आप? थोड़ी थोड़ी हाई स्पीड बफर। बफर जैसे बीच में एक ऐसा वॉल होता है जो काम करता है दो 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 लोगों के बीच में या दो दो मैकेनिज्म के बीच में, है ना, एक एक जो है डेटा को अवेलेबल स्टोर कराने का किया काम जाता करता है। हाँ हाँ, बफर स्टॉक भी हम बोलते हैं। जैसे तो मेन, जी जैसे जी सेकेंडरी मेमोरी से या मेन मेमोरी से जो चीजें उठा के लानी है, वो उठा के लाके यहाँ कैश में वो रखी रहती हैं, और कैश सीपीयू जो है उसको एक्सेस कर लेता है कैश से। तो ये केवल सर, वो वाला पोर्शन बर्थ है। और पेज इसमें, में याद हाँ बेटा, सर, ये बर्थ पेज तो याद करने में काम आता है ना? कौन सा बेटा? वर्ड? जी जी सर। नहीं बेटा, वर्ड वर्ड पे तो बेटा आप टाइपिंग करते हैं, वर्ड पे आप नोट्स बनाते हैं, वर्ड पे आप जो लिखा हुआ मटेरियल है उसको आप सेव करते हैं। ठीक जी है, जी सर। आगे बात जी करेंगे, इनकी सबकी बात होगी। हाँ, तो जी ये हाई स्पीड बफर एक मेमोरी है जो कि दैट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा, है ना। अब देखिए, जैसे बार बार कोई चीज एक्सेस की जाती है तो सीपीयू क्या करता है? उसको कैश में रख लेता है ना। वो मेन मेमोरी से लेने में उसको टाइम लगेगा, लेकिन कैश मेमोरी की स्पीड इतनी तेजी से है कि जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो सीपीयू उसमें कैश को एक्सेस करके और आपका काम कर देता है। तो ये केवल उतना ही काम करता है, फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड, जो अधिकतर, है ना, लगातार या फ्रीक्वेंटली, मतलब बार बार जो डेटा एक्सेस किया जा रहा है ना, उसको उसको क्या करता है? उसको स्टोर करता है। तो ये वो हाई स्पीड मेमोरी है, हाई स्पीड बफर है, जो कि स्टोर करता है फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा और इंफॉर्मेशन को। ठीक है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में ये काम करता है। एक तो है ये, दूसरा है हमारे पास एक टर्म और हमारे आती है, रजिस्टर्स। देखिए, ये रजिस्टर भी क्या है? ये रजिस्टर भी टेम्पररी रैम का ही पार्ट है। ये भी कैश की तरह रैम का पार्ट, और इसकी स्पीड कैश मेमोरी से भी ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आया था जिसमें इन सबको नाम दिया हुआ है, और उसमें स्पीड के आधार पर इनको अरेंज करने को बोला गया है। ठीक है, तो रजिस्टर भी क्या है? ये भी वही है। ये भी सर सीपीयू में ही यूज होती है। हाँ बेटा बिल्कुल, ये भी हाई स्पीड टेम्पररी मेमोरी है। ठीक है, हाई स्पीड टेम्पररी मेमोरी स्टोरेज। ठीक है, अब रजिस्टर्स जो हैं वो हाईएस्ट स्पीड आप लिख सकते हो, उनकी स्पीड कैश मेमोरी से भी ज्यादा है ना। ये भी जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर, उसको तत्काल यूज करने के, तत्काल उसको एक्सेस देने के, सीपीयू को फटाफट बटन दबाते ही उसको ऑपरेट करने के काम में ये रजिस्टर्स भी काम आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी आपने बोला वर्चुअल मेमोरी, है ना। देखिए, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। वर्चुअल मेमोरी मतलब काल्पनिक
काल्पनिक इसको मेमोरी भी हम बोल सकते हैं, है ना। ये क्या करती है, ये आपकी जो हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क है, उसकी फिजिकल मेमोरी को यूज करती है ना। कंप्यूटर के जो कहें कि ऑपरेशन है, कंप्यूटर के जो ऑपरेशन है उसको बढ़ा देती है। कंप्यूटर के जो एक्टिविटीज हैं, कंप्यूटर की जो प्रोसेस है, सीपीयू की जो प्रोसेस है सर, वो मेमोरी के स्टोरेज को बढ़ाती है सर, वर्चुअल मेमोरी। जी जी सर। ठीक है, कैसे बढ़ाती है, कहाँ से लेती है, ये बताओ। अच्छा सर हार्ड डिस्क में जो खाली स्लॉट्स होते हैं ना सर, मतलब हाँ, इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए बीच बीच में जो स्लॉट्स रह जाते हैं उन्हीं को ही कलेक्ट करके, होती वो हार्ड डिस्क में ही है, लेकिन उसी को वो कलेक्ट करके एक्स्ट्रा उसको मतलब वो होगा यूज उसमें कर एक हार्ड लेती डिस्क। है। बहुत यस बढ़िया, सर। बहुत CPU। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपकी समझ में आएगा। इट यूजेस हार्ड डिस्क मेमोरी। ठीक है, मेन बात यही है इसमें कि वो हार्ड डिस्क की मेमोरी को यूज करके कंप्यूटर की अवेलेबल फिजिकल प्रेजेंस को बढ़ा देती है। फिजिकल मेमोरी का यूज जो है, जो कर रहे हैं कंप्यूटर सीपीयू, उसको वो एक स्पेस दे देती है। सिंपल ये है ना। चलिए, तो बात हम इसमें करने वाले थे स्पीड में। थोड़ा सा यहाँ अरेंज करने के लिए जब स्पीड आती है तो हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं कि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है ना, सेकेंडरी मेमोरी जो है वो क्या है, वो लीस्ट स्पीडी है, वो सबसे कम स्पीड वाली है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से ऊपर जो है, जो हायर स्पीड वाली है, वो है हमारी मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम रैम और रोम, ये दोनों हमारे इसमें आ जाते हैं। ठीक, और इसमें हमारे क्या आ जाएंगे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आ जाएंगे इसमें। ठीक है, जिसमें हमारी हार्ड डिस्क भी आती है। ये क्लियर है ना आपको। सेकेंडरी डिवाइसेस, हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल डिवाइसेस, सब हमारी सेकेंडरी मेमोरी में आता है। ठीक है, मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले क्या है, स्पीडी है ना। और मेन मेमोरी से ज्यादा स्पीड हमारी क्या है, कैश मेमोरी की है। ठीक है, और कैश मेमोरी से ज्यादा स्पीड हमारी किसकी है, रजिस्टर्स, है ना, रजिस्टर्स। तो अब आप देखेंगे जो रजिस्टर हैं हमारे, वो हाईएस्ट स्पीड वाले हैं। वो क्या है, वो सबसे तेज गति वाले हैं। उससे कम हमारे पास कैश मेमोरी है, और उससे कम स्पीड वाली हमारी मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, और सबसे कम स्पीड वाली हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। अब सेकेंडरी मेमोरी में भी हमारे पास कई टाइप की मेमोरी थी, आप रिकॉल करेंगे तो उसमें हमारा क्या है, उसमें हमारे पास है मैग्नेटिक टेप, है ना। मैग्नेटिक टेप की हमने बात की थी, जो टेप वाली डिवाइसेज हैं, बहुत सारी टेप वाली डिवाइसेज हैं, है ना। तो मैग्नेटिक टेप जो है वो क्या है, वो लीस्ट स्पीडी है, वो सबसे कम स्पीड वाली हैं। उसके बाद हमारे पास है मैग्नेटिक डिस्क, है ना। जो डिस्क हैं मैग्नेटिक, वो उनसे ज्यादा तेज हैं, जो कि हमारे हार्ड डिस्क, जो पुरानी हार्ड डिस्क हमारी आ रही थी, अभी भी आती हैं, वो हमारी उनसे स्पीड में तेज हैं। और अब जो हम ज्यादातर, जो हमारे लेटेस्ट जो हमारे पीसी हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप हैं, जिनमें हम एसएसडी का यूज करते हैं, वो एसएसडी इस हार्ड डिस्क से क्या है, ज्यादा स्पीड वाली है। ठीक है, तो एसएसडी क्या है,
या यूएसबी जो हम ड्राइव्स लगाते हैं, यूएसबी, ठीक है, जो पोर्टेबल आपकी फ्लैश ड्राइव जिन्हें हम कहते हैं, पोर्टेबल ड्राइव जिन्हें हम कहते हैं, मेमोरी जिनमें कि हमारी क्या है, पेन ड्राइव्स भी हम उन्हें बोलते हैं, ठीक है, उनकी स्पीड इन हार्ड डिस्क से ज्यादा और एसएसडी की स्पीड ज्यादा है। इसके बाद फिर आपकी आ जाती है रैम, इसके बाद आपकी आ जाती है कैश मेमोरी, और फिर आ जाती है आपके पास रजिस्टर। तो ये इस तरह से अगर हम इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया कि वहां दिया हुआ है मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिवाइस दी हुई है कोई, या मैग्नेटिक डिस्क दिया हुआ है, हार्ड डिस्क एसएसडी दिया हुआ है, रैम कैश दिया हुआ है, तो वहां अगर आता है क्वेश्चन कि उसको अरेंज करना है ना, स्पीड के अनुसार उसको अरेंज करना है, तब आप इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, नीचे से ऊपर तक ये लोअर स्पीड है और ये हायर स्पीड है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ हम ये देख रहे हैं, यहाँ भी लोअर से हायर, ठीक, ये लोअर स्पीड और ये हायर स्पीड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ, चलिए, एक यहाँ एक टर्म और यूज होती है, मदरबोर्ड करके भी एक टर्म यूज आती है। तो मदरबोर्ड क्या है, आप जानते ही होंगे सभी लोग। मेन जो हमारा सर्किट बोर्ड है कंप्यूटर का, है ना, जिसको कि हम बेस बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, वो एक बोर्ड है जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, जिसपे कि हमारे बहुत सारे जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, बहुत सारे जो हमारे चिप्स हैं, वो लगे हुए होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करें कंप्यूटर की जनरेशंस की। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, एक दो क्वेश्चन यहां से भी जरूर आता है, ठीक है। जनरेशन का क्या मतलब है, कौन बताएगा? पीढ़ियां क्या है कंप्यूटर? हाँ, पीढ़ियां से मतलब क्या है भाई कंप्यूटर का? सर शुरुआत से, मतलब जैसे शुरुआत से कंप्यूटर का जो यूज है वो दिन, मतलब जब जब उसकी पीढ़ी नई आई है तो उसमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीजें ऐड कर दी गई है मतलब समय के चेंजेस पीढ़ी अनुसार। आई हुए हैं। कैसे, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, पीढ़ी आई कैसे? पीढ़ी का मतलब है जब एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर सिस्टम गया, है ना। जब कंप्यूटर निर्माताओं ने एक तरह के कंप्यूटर बनाना बंद करके दूसरे तरह के कोई नई टेक्नोलॉजी इजाद कर ली, जिससे कि कंप्यूटर के काम में इम्प्रूवमेंट सर। आमूल परिवर्तन हुआ, है ना, तब हमारी पीढ़ी बदली है। पीढ़ी में कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ईयर बाद ही पीढ़ी बदली हो, या, है ना, पीढ़ी का मतलब है कि एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में चेंज होने का समय, इसलिए मैं पूछ रहा था, ठीक है आपका, ठीक है। तो जनरेशन इन कंप्यूटर क्या है? ये वो टर्म है जिसको कि हम यूज करते हैं फॉर चेंज इन टेक्नोलॉजी अ कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड। जैसे सबसे पहले कंप्यूटर क्या यूज कर रहे थे, ठीक है, तो उसको हम उस कंप्यूटर की पीढ़ी कह रहे हैं। उस समय में चाहे वो 2 साल, 4 साल, 10 साल, जब एक ही टेक्नोलॉजी को वो कंप्यूटर यूज कर रहे थे, तो उसको सबसे पहले वाले उस समय को हम पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कहते हैं, है ना। उसके बाद फिर जब टेक्नोलॉजी यूज हुई तो हमने कुछ चीजें नई यूज करना शुरू कर दिया, तो हमने उनको दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कहा, ठीक है। चलिए, कहने का मतलब क्या है, बेसिकली क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जब हम पुराने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से चेंज करके कंप्यूटर सिस्टम को डेवलप करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड चेंज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। सर हार्डवेयर में तो सर इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी, ट्रांजिस्टर भी, वैक्यूम टूल्स भी, सर ये भी तो पहले यूज होते थे सर कंप्यूटर्स में सर। हाँ, तो सर हम उसको इनकी फॉर्म में नहीं रह सकते सर? जैसे हमारा फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था सर, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स आते थे, जैसे कि IBM 650 हो गया, IBM 701 सर। तो सर ऐसे ही सेकंड जनरेशन में सर जैसे डेवलपमेंट हुआ ट्रांजिस्टर का, फिर थर्ड बिल्कुल, हम जनरेशन में सर वही हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मेन जो है ना, ये समझने के लिए केवल मैंने बताया कि जो जनरेशन, कोई आपसे पूछता है कि जनरेशन का मतलब क्या है, तो कोई समय का बहुत ज्यादा हेरफेर नहीं है, बात है सिर्फ चेंज इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जी सर।
ठीक है, ठीक है। हम बात करते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स की। हाँ, किसी का माइक अनम्यूट है क्या किसी का? थोड़ा इसमें इको आ रहा है। ठीक है, चलिए। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक, चलिए देखते हैं भाई, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से ही हमारा पीढ़ी बदलता है। ठीक है, अब बात भी कर रहे थे अभी कि किस तरह से हम आईसी यूज करते थे या वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। तो वही है, या तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने चेंज किया, या तो हार्डवेयर आपने चेंज किया। फर्स्ट पीढ़ी पे कंप्यूटर, हाँ, या तो फर्स्ट मेमोरी को यूज आपने चेंज किया, या तो स्पीड में आपने चेंज किया। दैट मीन्स कि आपने टेक्नोलॉजी में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में चेंज किया। ठीक है, चलिए रिकॉल आप करेंगे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। पहली बात तो यह है कि ईयर हम बात करते हैं इसमें। 1945 से। हाँ, कई बार देखिए इसमें कोई फिक्स ऐसा आपको ईयर जो है कई जगह अलग अलग मिल जाएंगे। जी सर सर। 1940 टू 1956 सर, फर्स्ट जनरेशन हाँ, कंप्यूटर सर। कहीं कहीं आपको 1940 भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको सर 1946 आवाज भी ही नहीं मिलेगा। आ रही। आप म्यूट कर लीजिए बेटा। ठीक है, कई जगह आपको 1940 भी मिलेगा। देखिए ऐसा क्यों होता है, एक तो ये बहुत पुरानी क्या है टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम 1946 की बात करते हैं तो ये वो वाला ईयर है जब पहला डिजिटल कंप्यूटर रेडी हो गया था, इसलिए कई जगह 1946 आपको यूज मिलेगा। लेकिन 1946 हाँ, अगर आप बात करते कहीं हैं, कहीं हाँ 1940 क्यों मिल रहा है? क्योंकि सर 1940 कहीं इसलिए कहीं मिल रहा है, 45 लिखा हुआ है। हाँ बेटा 45 भी मिल सकता है, मैं बता रहा हूं ना जी। वही चीज। आप समझ लीजिए, आपको मान लीजिए कि ईयर का क्वेश्चन पहले तो आएगा नहीं। ईयर का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको बड़े ही सावधानी से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं वही बता रहा हूं कि जब हम 1940 के बाद वाला जो फेज है, उसमें ये जो साइंटिस्ट हमारे जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है कि जो हमारा जो ये जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है कंप्यूटर में उस समय के, तो वो उस पर काम कर रहे हैं। तो एक लंबा समय जब हम काम कर रहे हैं तब हमारे पास एक क्या मिला हमें, एक हमारा जो पहला डिजिटल कंप्यूटर है वो हमारे हाथ में आया। तो अब क्योंकि वो 1946 में एनियक नाम का एक कंप्यूटर हमारे हाथ में आया, तो बहुत सारे लोग उसको 1946 से उस जनरेशन को मान रहे हैं, और उस तरह के डिवाइस, उस तरह की मेमोरी, उस तरह के हार्डवेयर जितने भी उस समय के कंप्यूटर में यूज हो रहे थे, जब तक यूज हो रहे थे, तो उसको 1955 तक भी कहीं मिलेगा, 56 तक भी कहीं मिलेगा। तो उस उस टाइम पीरियड को फर्स्ट जनरेशन कहा जा रहा है। तो इसलिए इसमें 1940 से भी कई जगह मिल जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अभी और क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि अगर हम बात करें तो 1946 में हमारा पहला हमें क्या मिला, डिजिटल कंप्यूटर हमें मिला। ठीक है, इसलिए 1946 भी मानते हैं। इकर्ट और जॉन मॉचली, है ना, ये दो लोग हैं जिन्होंने इस पहले कंप्यूटर को हमें बनाया, जिसका नाम था, पहले भी हम इसकी बात कर चुके हैं शायद, एनियक, है ना, एनियक। ये हमारा यहां से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और एनियक एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एनियक। तो ये हमारा पहला डिजिटल कंप्यूटर हमें 1946 में मिला। तो यहां से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। ठीक है, यूनिवैक दूसरा हमें 19
52 में यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये हमें मिला। ठीक है, ये बिजनेस का बेसिकली ये बिजनेस पर्पज से बनाया गया कंप्यूटर था। तो ये हमें मिला 1951 में, 51 52, ठीक है 51 कर लीजिए, 52 में इसका दूसरा वर्जन इन्होंने बनाया था, यूनिवैक 1, है ना। तो इस तरह से और भी जैसे बात करें हम बाइनेक, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना, बाइनेक हमें मिला 1949 में, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये मिला। तो अब आप इसकी क्रोनोलॉजी समझेंगे कि 1946 में पहला, फिर 49 में, फिर 51 में, इस तरह से मार्क 1 करके भी एक मिला हमें 1951 में ही, है ना। तो ये हमें डिजिटल कंप्यूटर की स्टार्टिंग की हमारी क्या है डेट्स हैं, इन ईयर्स में हमें मिले हैं। तो इनके ऊपर लेकिन लंबे समय से काम चल रहा है, इसलिए इस एरा को 1940 से भी कई जगह माना जाता है, 1940 से 1956 या 55 तक माना जाता है। तो इस वाले कंप्यूटर में हम क्या यूज करते थे, अभी जब आप बात कर रहे थे, देखिए हम पहली बात तो ये कैसे थे, बड़े लार्ज साइज के कंप्यूटर थे, है ना। लार्ज साइज के कंप्यूटर थे, इनकी मेमोरी बहुत कम थी। हम बात कर रहे थे 20 KB, 28 KB, इस तरह से KB में इनके मेमोरी आती थी। और डेटा की बात करें तो 1000 शब्द, कोई 2000 शब्द, इस तरह से केवल कंप्यूटर पूरी मेमोरी में सेव कर पाता था, प्रोसेस कर पाता था। तो कहने का मतलब कि एक ऐसा कैलकुलेटर था जो कि देखने में बहुत बड़ा और काम बहुत छोटा सा कर पाता था। तो इस तरह की एक डिवाइस थी जो पहला कंप्यूटर था। ठीक है, बेसिकली लार्ज कैलकुलेटर ही हम कंप्यूटर को बोलते हैं। तो लेस मेमोरी थी और लो स्पीड, ये इसके फीचर रहे। और जब हम यहाँ बात करते थे प्रोसेसर की जगह हम क्या यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, ये उस समय प्रोसेसर की जगह यूज किए जाते थे। ठीक है, और मेमोरी में हम क्या यूज करते थे, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम, ये मेमोरी के रूप में यूज किए जाते थे। ठीक है, और बाइनरी इनकी लैंग्वेज होती थी, मशीन लैंग्वेज भी हम इसको बोलते हैं। बाइनरी, जिसमें बाई मतलब आप समझिए 0 और 1 नंबर्स को यूज किया जाता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब को डायोड वाल्व भी बोला जाता था। ये थोड़ा सा कई बार हो सकता है इसके नाम में कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं। माइक सभी लोग ऑफ रखें, हसन से अधिक ऑफ करें। डायोड वाल्व, ठीक है, डायोड वाल्व, ये टेक्नोलॉजी इसमें बेसिकली यूज होती थी। क्वेश्चन अक्सर यहीं से आता है, या तो बाइनरी लैंग्वेज पे क्वेश्चन आ जाएगा, मशीन लैंग्वेज भी हम इसको बोलते थे, मशीन लैंग्वेज, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, ठीक है, कौन सी मेमोरी यूज होती थी, यही इसमें क्वेश्चन बनेगा, या पहला कंप्यूटर कौन सा होता था। ठीक है, चलिए इसमें सर कोई वेट किसी भी को ऐड करना है? हाँ सर जी, सर इन कंप्यूटर्स का वेट भी ज्यादा होता होगा फिर पहले। हाँ बिल्कुल होगा, लार्ज साइज, जी सर। एक कमरे के बराबर का कंप्यूटर होता था, अब आप समझिए। ठीक है, और इनकी स्पीड बहुत कम होती थी, मिली सेकंड में इनकी स्पीड होती थी, और हीट प्रोड्यूसिंग भी करते थे, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी ज्यादा था। वो सारे ड्रॉबैक इसमें थे, वो उन पे कोई प्रश्न तो आने वाला है नहीं, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसलिए जो हमारे मतलब की चीजें हम केवल उस पर डिस्कस करें।
अब हम आगे चलें, हमारे पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर पे आइए। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है। क्या क्या खास बातें इनकी रही, देखिए। इसका कार्य जो समय है, इसका जो काल है वो 1956 से 1963 तक माना जाता है ना। इसमें भी आपको अलग अलग डिटेल्स कहीं कहीं मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, मेन बात क्या है? मेन बात है वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या यूज होने लगा? ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आएगा। ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड एज प्रोसेसर, है ना। सेमीकंडक्टर के ये बने होते थे ट्रांजिस्टर्स। सेमीकंडक्टर और मशीन लैंग्वेज की जगह थोड़े हाई लेवल की लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, उसका इसमें यूज किया गया, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया। उस समय हाई लेवल की लैंग्वेज हमारी जैसे कोबोल है, फोर्ट्रॉन है, उनका भी कहीं कहीं प्रचलन होता था। वो स्टार्टिंग की स्टेज में यहाँ डेवलप हो रही थी, ठीक है। और मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी ये मेमोरी के लिए यूज होता था। मैग्नेटिक ड्रम की जगह क्या यूज हो रहा है? मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये दो तीन जो चेंजेस हैं वो हमें अगली पीढ़ी का कंप्यूटर बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। अब क्योंकि ट्रांजिस्टर्स क्या हैं? ट्रांजिस्टर्स जो है सेमीकंडक्टर्स के बने हुए चिप हैं, और वो उनका साइज बहुत छोटा है। क्योंकि वैक्यूम ट्यूब अगर आप देखें, तो अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो आपको पुराने जमाने की पिक्चर्स भी मिल जाएंगी वैक्यूम ट्यूब की। तो ये बड़े लार्ज साइज की ट्यूब होती थी, और एक कंप्यूटर में भी बहुत सारी ट्यूब यूज होती थी, सैकड़ों ट्यूब यूज करनी पड़ती थी, तब जाके वो थोड़ा प्रोसेसिंग कर पाता था। तो कहने का मतलब ये है कि कितना लार्ज साइज उस कंप्यूटर का हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर्स क्योंकि क्या है, साइज में कम है, वेट में कम है, तो ये वाले कंप्यूटर क्या हुए? ये वाले कंप्यूटर थोड़े से साइज में छोटे हो गए, वेट में कम हो गए, और एनर्जी इफिशियंट हो गए, है ना। जो हमारी एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसका कंजम्पशन इसमें कम हो गया। तो कहने का मतलब बेहतर ये हमारे कंप्यूटर की पीढ़ी रही। और इसमें मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी की जो मेमोरी रही, तो वो मेमोरी भी हमने थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ा लिया गया, है ना। अब केबी के बजाय हम एमबी की मेमोरी में आने लगे। तो इस तरह से लैंग्वेज भी हमने यूज की, हाई लेवल की लैंग्वेज भी हमने यूज करना शुरू कर दिया, तो जिससे कि हमारे जो टास्क हैं और ज्यादा वो करने लग गया ये वाला कंप्यूटर। तो इस तरह की इसमें विशेषताएं ये रही। फास्ट, है ना, पहली पीढ़ी के मुकाबले कैसे हैं ये? फास्टर हैं, है ना, फास्टर हैं, रिलायबल हैं ये। थोड़े से ज्यादा जो इनका जो आउटपुट है वो भरोसे के लायक रहा, है ना। और इनकी स्पीड अच्छी रही, है ना। एनर्जी 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 एफिशिएंट रहे ये। और साइज साइज थोड़ा सा क्या रहा? स्मॉलर रहा, ठीक है। इसमें हम बात करें कुछ इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं। IBM 1620, IBM 7094, CDC
1604 CDC, ये उन कंप्यूटर्स के नाम है जो सेकंड जनरेशन के हैं। और यूनिवेक का भी एक यूनिवेक का भी रहा है इसमें, एक यूनिवेक 1108। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। और इन कंप्यूटर्स का उपयोग कुछ इन्वेंट्रीज को, कुछ डेटा को, DBMS को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को काम करने के लिए, कुछ बिजनेस के लिए, इस तरह से ये कंप्यूटर थोड़े से क्या हुए कि ज्यादा यूज वाले कंप्यूटर ये हो गए। चलिए, ध्यान क्या रखना है? ध्यान यही रखना है कि सेमीकंडक्टर वाले ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज यूज हो रही है, और मैग्नेटिक कोड टेक्नोलॉजी यूज हो रही है मेमोरी के लिए। ठीक है, यहां से इसमें क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन। तृतीय श्रेणी के कंप्यूटर, वो सॉरी, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है, चलिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स की सबसे जो खास बात रही वो थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का डेवलपमेंट होना, है ना। आईसी जिसे हम बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी का इजाद होना, आईसी का बनना एक क्रांति लेके आया, है ना, इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स के लिए। और आईसी क्या है? आईसी को हम मिनी प्रोसेसर्स कह सकते हैं। आईसी जो है वो अधिक तेजी के साथ प्रोसेस करती हैं, मल्टीटास्किंग में हमारी मदद करती हैं। और आईसी का साइज चूंकि बहुत छोटा होता है, तो प्रोसेसर का साइज छोटे होने के कारण कंप्यूटर का साइज भी बहुत छोटा हो गया। तो ये जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है वो एक तरह से एक रिवॉल्यूशन है ना, कंप्यूटर की डेवलपमेंट में। और 1964 से 1971 तक का जो समय है उसको हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स को हम डेडिकेट करते हैं। इसमें इंटीग्रेटेड चिप, या इंटीग्रेटेड सर्किट्स, IC were used in place of ट्रांजिस्टर। ठीक है, सबसे बड़ा जो चेंज है वो यही है, और इसी ने आमूलचूल परिवर्तन कंप्यूटर की शेप में और कंप्यूटर के प्रोसेस में ला दिया। ठीक है, आईसी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स हैं जिनको मिला के कि आईसी बने हैं। सिलिकॉन चिप्स पे ये जो सर्किट्स हैं वो लगे रहते हैं, जिनका कि एक छोटे से साइज में एक बहुत बड़ा कहें कि हम प्रोसेसिंग यूनिट वो बन जाता है। ठीक है, स्मॉलर इन साइज, फास्टर हैं, ये सेकंड जनरेशन से फास्टर हैं। ठीक है, रिलायबल हैं, मोर रिलायबल हैं, एनर्जी इफिशिएंट ज्यादा है। ठीक है, और लैंग्वेजेस, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको ये यूज करते हैं। फोर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल, बेसिक,
एल्गोल, ठीक है। ये लैंग्वेज थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज की जा रही हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें और भी जो हार्डवेयर में जो चेंज आया उसमें हमारे कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, ये चीजें भी थर्ड जनरेशन में होने लगी, क्योंकि आईसी का जब से यूज हुआ, तो जब से आमूलचूल परिवर्तन उसमें हुआ, तो एक कंप्यूटर से अब एक टास्क की बजाय दूसरे टास्क भी एक ही समय पर लिए जाने लग गए, ठीक है। तो यहाँ से ये कंसेप्ट मल्टीटास्किंग का भी इसमें थर्ड जनरेशन में शुरू हो गया। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की इसमें, तो हमारे पास IBM 360, IBM 370, ठीक है, हनीवेल 6000, इस तरह से ये कुछ कंप्यूटर्स हैं। बहुत सारे नाम इसमें हैं, लेकिन यहाँ से कोई ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न कहाँ से आएगा इसमें? प्रश्न आएगा जो आपका आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, और आपका जो लैंग्वेज है, यहाँ से प्रश्न आएगा। फोर्ट्रॉन है, कोबॉल है, पास्कल, बेसिक और अल्गोल है। इस तरह से ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है वो बहुत एडवांस कंप्यूटर हैं, और स्मॉल साइज के कंप्यूटर हैं, एनर्जी एफिशिएंट हैं, और ये बहुत ज्यादा रिलायबल कंप्यूटर है। इनकी मेमोरी जो है वो भी काफी ज्यादा एडवांस मेमोरी के ये कंप्यूटर हैं, और मैग्नेटिक कोर को ही ये मेमोरी में यूज भी करते हैं, मेमोरी में मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी को ये यूज करते हैं, ठीक है। चौथे हैं हमारे पास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। और चतुर्थ पीढ़ी कहां से कहां तक मानी जाती है? 1971 से लेके 1985 या 90 तक की ये पीढ़ी मानी जाती है। कहीं कहीं आपको टिल डेट भी मिल जाती है ना, क्योंकि उसका भी रीजन ये है कि अभी जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं, जो जिस सिस्टम से वो कंप्यूटर बने हैं वो आज भी यूज हो रहे हैं। तो ये फोर्थ जनरेशन जो टेक्नोलॉजी है आज भी कहीं ना कहीं यूज हो रही है, इसलिए इसको टिल डेट भी माना जा रहा है। और आगे आने वाला जो समय है उसको फिफ्थ जनरेशन भी माना जा रहा है। और कहीं कहीं हम क्या करते हैं कि 1985 के बाद में जो इतने चेंजेस आए हैं कंप्यूटर में, उसको हम फिफ्थ जनरेशन भी मान रहे हैं। तो ये सब एक तरह से कोई फिक्स ईयर यहाँ नहीं है कि ये एक ईयर के बाद या 1985 के बाद में फिफ्थ जनरेशन शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि फोर्थ जनरेशन आज भी यूज हो रही है, फिफ्थ जनरेशन भी यूज होने लगी, क्योंकि बदलाव आएगा तो जनरेशन बदल जाएगी, सिंपल बात है, ठीक है। तो इस तरह से एक ये टाइम पीरियड इसमें माना जा रहा है चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए। और हमारे पास इसमें क्या आ गए? हमारे पास इसमें लार्ज माइक्रो प्रोसेसर, लार्ज आईसी के रूप में हमारे पास ये यूज हो गए, है ना, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोल रहे हैं, ठीक है, या लार्ज आईसी, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, लार्ज आईसी, ठीक है। और इसको VLSI एक टर्म है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। तो इस नाम से भी इसको बोला जाता है। तो ये कभी क्वेश्चन आ भी सकता है, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, लार्ज स्केल आईसी, ये इसमें यूज हो रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करें इसकी लैंग्वेज की, तो जो अत्याधुनिक जो लैंग्वेज हैं, जो हाई स्टैंडर्ड की जो लैंग्वेज हैं, जो C है, C++ हैं,
डी बेस हैं, ये इस तरह की लैंग्वेज पे काम करने वाली ये जनरेशन थी। और आगे जो हमारे और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अभी जावा, नेट, पाइथन इस तरह की लैंग्वेज पे हमारी काम कर रहे हैं कंप्यूटर्स। ठीक है, इनके साइज बहुत स्मॉल हो गई, ये पोर्टेबल, एक तरह से पोर्टेबल कंप्यूटर हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और बहुत छोटे साइज वाले डेस्कटॉप और लैपटॉप भी इसी एज के इजाद हैं, इसी एज के डेवलपमेंट हैं, है ना। लैपटॉप, टैबलेट, पाम टॉप अगर हम बात करें तो वो इसी एज में कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर होना शुरू हुए हैं, है ना। मल्टीटास्किंग, हाई स्पीड, स्मॉलर साइज, ये इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, यूज ऑफ नेटवर्क, इस इंटरनेट का यूज भी इसी जनरेशन में एक तरह से प्रारंभ हुआ। रिलायबल हैं, अफोर्डेबल हैं, कम्पैक्ट हैं, पावरफुल हैं। ठीक है, इस तरह से ये हैं। इसमें हम बात करें कुछ कंप्यूटर्स हैं इसमें, स्टार 1000, क्रे 1, ये सुपर कंप्यूटर है। ये स्टार्टिंग के स्टेज वाले कंप्यूटर हैं, जो बड़े लार्ज सुपर कंप्यूटर हैं, है ना। DEC 10, IBM, ऑसबॉर्न, ये ऑसबॉर्न जो है, ऑसबॉर्न 1, इसको पहला पोर्टेबल कंप्यूटर बोला जाता है, ऑसबॉर्न 1, फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। ऑल्टेयर, ऑल्टेयर 8800, इसको फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर इसको बोला जाता है, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कभी। और ये बिजनेस के साथ साथ और भी पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और बहुत तरह के टास्क में, मल्टीटास्किंग में इनका यूज हो रहा है। और साइज छोटा होने की वजह से ये जो पीसीज हैं या पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, ऑफिसेज हैं, घर हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस हैं, एजुकेशन है, उसमें इनका काफी यूज 4th जनरेशन कंप्यूटर का होता है। नेक्स्ट जो हमारे मोस्ट एडवांस्ड कंप्यूटर हैं, जिसको कि हम बोल सकते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर, 5th जनरेशन कंप्यूटर्स, जो कि आज की हमारी जनरेशन है, 5वीं पीढ़ी, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं 1985 से टिल डेट, वर्तमान समय में जो हमारा चल रहा है वो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। और ये भी प्रोसेसर में क्या यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, है ना, जिन्हें हम ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड चिप, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप भी बोल सकते हैं। ठीक है,
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक, बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर ही हैं ये, हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर हैं। ठीक है, और मेमोरी में ऑप्टिकल डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव, इस तरह की जो हमारे मेमोरी यूनिट्स हैं या डिवाइसेस हैं, उनको ये यूज करते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे बहुत काम चल रहा है वर्तमान समय में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है, जिसकी वजह से हम कहेंगे मशीन लर्निंग, है ना, लर्निंग का काम करने लगा है कंप्यूटर। ऑटोमेटिक लैंग्वेज लर्निंग और टास्क लर्निंग, ये सारे सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं, लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। वॉइस रिकॉग्निशन, सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, जावा, नेट, पाइथन, इन लैंग्वेज को ज़्यादा यूज हो रहा है। बात करें हम इस एज में हमारे पास क्या है, कुछ सुपर कंप्यूटर्स भी हमने डेवलप किए हैं। एक आध सुपर कंप्यूटर का नाम कई बार आ जाता है। परम इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, परम 10,000। परम 10,000। चलिए, ठीक है। तो इस तरह से अभी जो हमारे पास है, अभी हमारा जो पंचम श्रेणी है, जो फिफ्थ जनरेशन, पंचम पीढ़ी है, फिफ्थ जनरेशन जो है, वो हमारा कंप्यूटर के डेवलपमेंट में चल रही है। और हम नई नई जो टेक्नोलॉजी है वो अपने कंप्यूटर सिस्टम के डेवलपमेंट में लगा रहे हैं। तो यहाँ से जो पंचम पीढ़ी है उसमें हमारे क्या है, मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, एसडीडी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ना। दूसरा जो इनकी लैंग्वेज है, इन पे से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स हम इसमें यूज कर रहे हैं। हमारे पास लार्ज मेमोरी यूनिट्स हैं, है ना, हमारे पास मशीन लैंग्वेज है, मशीन लर्निंग है, हमारा सॉरी मशीन लर्निंग है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेल्फ रिकॉग्निशन है। ये हमारा इस एज के या वर्तमान एज के कहें या फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कहें उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे जो कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, जो जनरेशन हैं, वो क्लियर हो गई हैं। किसी को इसमें से पूछना हो तो फटाफट पूछिए। हेलो सर। हाँ जी सर जी पूछना था, जो आपने कंप्यूटर के नेम बताए हैं तो उनके पीछे जो नंबर डिजिट हैं हाँ वो बेटा, क्यों लगाई गई हैं ऐसे, मतलब जैसे बेटा नाम है IBM वो, 1620 हाँ ये और ऐसा है ना। IBM 360।
तो अभी जो भी बेटा विजिट लगाई गई है तो वो उनके बारे में वो पूछ रहे थे। प्रोसेसर के वो अपने जो बहुत सारे लोग बहुत सारे जो कंपनियां अपनी जो कंप्यूटर निर्माण में काम करती हैं वो अपने प्रोसेसर डेवलप करती हैं, है ना। देखिए आपको अभी इसमें थोड़ा सा आभास ये हुआ हो गया कि कंप्यूटर की स्पीड और कंप्यूटर की मेमोरी, है ना, और उसके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ये चीज ही कंप्यूटर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाती है ना। तो प्रोसेसिंग यूनिट अगर किसी कंप्यूटर में अच्छी होगी तो उसको हम दूसरे जो कंप्यूटर है उससे हम तुलना में प्रोसेसिंग यूनिट के आधार पर ही हम उसको अलग करते हैं। तो कंप्यूटर के नाम भी प्रोसेसिंग यूनिट्स के आधार पर ही बनाए गए हैं। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है तो क्या डेवलपमेंट चल रहा था, केवल जो बहुत ज्यादा फोकस था वो प्रोसेसिंग यूनिट पे था, बहुत ज्यादा फोकस किस पे था, प्रोसेसर्स पे था। तो ये आईबीएम है, चाहे वो एप्पल है, चाहे वो जो हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कौन लोग थे, जो एनियक कंप्यूटर था, है ना, एनियक कंप्यूटर है, जो एरिक जो हमारे वो हैं, इन लोगों ने क्या किया, पिकार्ड, हाँ, और जॉन मोचिली जो हैं, ये क्या बना रहे हैं, ये सब क्या कहाँ पे अपना ध्यान फोकस कर रहे हैं, ये सब प्रोसेसर पे अपना ध्यान फोकस कर रहे हैं। तो जब एक कंपनी या एक व्यक्ति अलग तरह का प्रोसेसर बनाता है तो उसको अपने किसी कोड से उसको नाम देता है ना। ये सिंपली वो नाम ही है, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इतनी डिटेल में यहाँ से आएगा भी नहीं। इन इन कंप्यूटर्स के नाम भी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि क्योंकि उस समय एक समय अगर 10-15 साल का कोई समय है तो उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स का, बहुत सारे प्रोसेसर्स का इजाद हुआ, बहुत सारे कंप्यूटर डेवलप हुए, तो उन सबको याद रखना भी बहुत मुश्किल है और वो डेटा हमारे पास बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में अवेलेबल भी नहीं होता है ना। तो ये तो फॉर एग्जांपल या ये समझ लीजिए कि जो बहुत ज्यादा यूज होने वाली टर्म है, बहुत ज्यादा यूज होने वाले उस समय के जो हाईलाइट होने वाले कंप्यूटर्स हैं उनके नाम यहाँ तक पहुंच गए हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा हमें को रटने की जरूरत नहीं है इनको। ठीक है, सर। हमें जनरेशंस में ध्यान 2-3 चीजों पर ही रखना है। हमें प्रोसेसर पे ध्यान रखना है, कौन सा प्रोसेसर हमें फर्स्ट जनरेशन में यूज हो रहा है ना। हमें वैक्यूम ट्यूब या हमें डायोड का इस्तेमाल हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हो रहा है तो हमें वो याद रखना है। बाइनरी लैंग्वेज हमें याद रखनी है, इनियक यूनिवैक इनमें से क्वेश्चन आ सकता है ना, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज है। दूसरी पीढ़ी में हमें ट्रांजिस्टर्स हमारे पास है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा है ना, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। थर्ड जनरेशन में हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, या ये हमारे पास लैंग्वेज है। जो चीज एकदम से क्या है कि चेंज हुई है, जो कि एक एडवांसमेंट हुआ है, जो कि आगे टेक्नोलॉजी ने हमें क्या हुआ, एकदम से उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, है ना, वो चीज वहां ध्यान रखने वाली बात है। सिर्फ फोर्थ जनरेशन है तो उसमें VLSI है, फिफ्थ जनरेशन है तो उसमें ULSI है ना। तो ये है, इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन 3-4-5 चीजें इसमें, 8-10 चीजें इसमें ऐसी हैं जो टर्म हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है, थोड़ी सी उनको समझना है, बस बहुत ज्यादा इसमें समस्या की बात नहीं है। और कोई? चलिए, जनरेशन सर हमारा हो गया, इसको थोड़ा सा देखिए, आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर के टाइप्स पर, है ना। सर जैसे GPT आज की डेट में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना? बिल्कुल बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एप्लीकेशन है चैट जीपीटी, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे एप्लीकेशन आप यूज करते हैं जाने अनजाने, है ना। आपका जो सिस्टम है, आपका जो फोन है, वो बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें यूज होता है। जब आप शॉपिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो जो कमर्शियल साइट्स हैं वो यूज करती हैं। आपकी जो ट्रेंडिंग क्या है, आप जो यूट्यूब पे भी आप देखें, जो डेटा आप सर्च करते हैं, है ना, जो कंटेंट आप सर्च करते हैं उस तरह का कंटेंट वो आपको दिखाने लग जाता है। फेसबुक पे भी आपको उस तरह का कंटेंट दिखाने लग जाता है। शॉपिंग साइट्स पे आप जाते हैं, जिस तरह के प्रोडक्ट्स आप सर्च करते हैं तो वो लर्न कर लेता है आपकी हैबिट्स को और आपको उस तरह के प्रोडक्ट्स वो दिखाने लगता है। यही है मशीन लर्निंग, यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही है सेल्फ रिकॉग्निशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। वो अपने आप से ऑर्गेनाइज कर ले रहा है चीजें, वो आपको मदद भी करता है और वो आपसे सीखता भी है। तो आजकल की गाड़ियां भी आप देखेंगे कि जो आपकी चलाने की हैबिट्स के आधार पर वो
अपने आप को चेंज कर ले जाती है ना। तो इस तरह से है। दूसरा कौन कौन से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल हो सकते हैं, एजुकेशन में यूज होते हैं, वो मैं लिखा दूंगा कुछ, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि हम अपने डेटा प्रोसेसिंग के लिए, अपने डेटा प्रेजेंटेशन के लिए, अपने डेटा कंटेंट बनाने के लिए, चाहे वो वर्ड फाइल है, चाहे पीपीटी फाइल है, चाहे वो एक्सेल फाइल है, इन सबको कैसे हम स्पीड रूप में, कैसे एआई की मदद से हम फटाफट गेट कर सकते हैं, फटाफट हम उसको आउटपुट ले सकते हैं। तो इस तरह की कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनके नाम मैं लिखा दूंगा। हालांकि आईसीटी में मुझे लगता नहीं कि उस तरह का क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी। कुकीज सर कुकीज इसी को बोलते हैं सर? कुकीज नहीं, कुकीज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। कुकीज एक वो आप कहें कि प्रोटोकॉल है इंटरनेट के, जो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर आपसे कुछ शर्तें मनवा लेता है ना, उस तरह की कोई चीजें हैं जी। उसी तरीके की चीजें दिखाने लगता है कुकीज, मतलब जो है आप जैसे देखते हैं तो उन्हीं को शो करता है। चलिए, सर्च इंजन हो सकता है कुकीज का। नहीं, सर्च इंजन और ब्राउजर की बात हम अगले क्लास में करेंगे बेटा, ठीक है। आगे हम चलें थोड़ा सा, या आज के लिए काफी हो गया? सर कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू सर करें तो पढ़ा थोड़ा सा दीजिए। इसमें, हाँ, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे हम चलें, इसको 10 मिनट में हम खत्म कर लेते हैं, है ना। जी सर। जी। चलिए, कौन कौन से प्रकार के कंप्यूटर हमें देखने को मिलते हैं, है ना। चाहे अब हम पीढ़ियों से अलग हटके बात हम कर रहे हैं, है ना, चाहे वो किसी पीढ़ी में बने हैं, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ हमारा जो कंसर्न है वो दूसरा है कि इतने सारे टाइप के कंप्यूटर हैं, इतने सारे टाइप के टास्क वो करते हैं, इतने टाइप, कोई साइज में अलग है, कोई मेमोरी में अलग है ना, कोई प्रोसेसर में अलग है। तो कैसे हम उनको बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। 3 ठीक टाइप है के कंप्यूटर होते हैं। जी। चलिए, पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। कार्य प्रणाली पर आधारित, ठीक है, कार्य पर आधारित, सीधा लिख लीजिए, हैं, कैसे कार्य करता है कंप्यूटर, तो उस तरह का ही वो कंप्यूटर कहलाता है। कार्य पर आधारित। और इसमें कौन कौन से आते हैं? पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, अनुरूप, इसे हम अनुरूप कंप्यूटर भी कहते हैं ना, अनुरूप कंप्यूटर, ठीक है। कौन सा होता है एनालॉग कंप्यूटर? इट यूजेस कंटिन्यूअस सिग्नल। क्वेश्चन यहीं से आएगा और यहीं इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। यूजेस कंटिन्यूअस, सतत, सिग्नल और वैल्यूज टू प्रोसेस। सतत इसको सिग्नल चाहिए ना। दूसरा इट ऑपरेट्स बाय मेजरिंग। यहां से आपको समझ में आएगा, मापन, है ना, नाप तोल करके ये काम करता है। तो एनालॉग कंप्यूटर, अनुरूप कंप्यूटर वो हैं जो जिनको की सतत सिग्नल चाहिए होते हैं, सतत, जो लगातार, है ना।
जैसे तापमान, दाब, लंबाई, ऊंचाई। हाँ, इस तरह के काम, इस तरह के माप वो हमें बता देता है ना। इस तरह की जो कार्य प्रणाली है उसको ये काम करता है। और अब ये देखिए कि इससे हमें जो अभी हमें चाहिए होते हैं डिजिटल सिग्नल्स, अभी जो हमें डिजिटल जो मेजरमेंट चाहिए होते हैं, अभी जो हमें डिजिटल रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, वो काम ये कंप्यूटर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए एनालॉग जो कंप्यूटर हैं उनको अब क्या हो गए हैं, वो बंद हो गए हैं, उनका यूज होना अब बंद हो गया है ना। अभी अगर हम बात करें तो केवल डिजिटल कंप्यूटर, हमने फर्स्ट जनरेशन से ही हमने डिजिटल कंप्यूटर पे ही फोकस किया है। तो डिजिटल कंप्यूटर क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, तो वहाँ वो डिस्क्रीट वैल्यूज को भी यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमें जो हमारे जो टास्क हैं वो माइन्यूट फॉर्म में भी हमें मिलने लग जाते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए। स्लो स्पीड वाले हैं ये, जैसे घड़ी सर। लेस रिलायबल हैं। अब घड़ी, अगर हम एनालॉग घड़ी की बात करें तो एनालॉग घड़ी, अगर जी डिजिटल वॉच की बात करेंगे तो वो डिजिटल डेटा को यूज करेगा, सीधी बात है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। लेस रिलायबल है ना, लो मेमोरी वाले थे ये, लो मेमोरी। ठीक है, हाँ, टेम्परेचर, स्पीड, है ना, इलेक्ट्रिक यूनिट्स, इस तरह के काम में ये प्रोसेस डेटा को कर पाते थे। ठीक है, चलिए दूसरे हैं हमारे पास डिजिटल। ये क्या करते हैं, यूजेस डिस्क्रीट वैल्यूज। ठीक है, और ऑपरेट्स बाय काउंटिंग। ठीक, इसमें ये अंतर है, वो मेजर से काम करता है और ये गिन के काम करता है। ठीक है, इसलिए डिस्क्रीट वैल्यू देता है ना। यूजेस बाइनरी, जब डिजिटल की बात आती है तो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करता है। ठीक, यूज्ड फॉर काउंटिंग नंबर्स और लॉजिक। ठीक है, बिजनेस, होम, एनिमेशन, ये सारे जो हमारे आजकल पीसीबी यूज हो रहे हैं, वो सब हमारे सब डिजिटल हमारे कंप्यूटर्स आजकल हमें काम आ रहे हैं। अंकीय, है ना, अंकीय कंप्यूटर हम इसको भी बोलते हैं। ठीक, तीसरे है हमारे पास हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब मिक्स्ड, है ना। हाइब्रिड कंप्यूटर वो हैं संकर, संकर या मिश्रित कंप्यूटर, जिसमें कि बोथ टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ना, एनालॉग एंड डिजिटल, बोथ टेक्नोलॉजीज यूज्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम के लिए एनालॉग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, है ना। तो केवल बस नाम से इसके समझने की बात है कि ये दोनों टेक्नोलॉजी को यूज करता है, तो ये कैसा हुआ, ये हाइब्रिड हो गया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। दूसरे हैं उद्देश्य के आधार पर। हाँ बेटा, बेस्ड ऑन पर्पस। ठीक है, उद्देश्यों के आधार पर। ठीक, उपयोग के आधार पर भी हम कह सकते हैं, है ना।
जी सर। उपयोग के आधार, हाँ उपयोग ज्यादा सही रहेगा, है ना। पर्पस, क्या उसका उपयोग है, क्या उसका यूज है, क्या उसका उद्देश्य है, किस काम के लिए बनाया गया है। तो जो जिस काम के लिए बनाया गया है उस तरह का वो उसका टाइप हो जाएगा। एक होते हैं हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, है ना, और इस सिंपल समान जनरल पर। हाँ, तो इसमें समझने वाली कोई ज्यादा बात नहीं है, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है वो स्पेशली टास्क के लिए बनाए जाते हैं। जैसे बड़े बड़े कार्य के लिए अगर हम बना रहे हैं, स्पेस रिसर्च के लिए बना रहे हैं, हम सैटेलाइट रिसर्च के लिए बना रहे हैं, वेदर फोरकास्ट के लिए बना रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, इंजीनियरिंग के काम के लिए अगर हम बना रहे हैं, तो दोज आर कॉल्ड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है। और जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है हमारे, वो चाहे हम डॉक्यूमेंट्स के लिए बनाए, फाइल्स के लिए बनाए, प्रिंटिंग के लिए बनाए, डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए बनाए, या छोटे मोटे सॉफ्टवेयर चलाने के लिए बनाए, तो दैट आर कॉल्ड जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। सिंपल है। थर्ड है हमारे पास, मेन टाइप है, बेसिस ऑफ साइज। हाँ बेटा, साइज, है ना, बेस्ड ऑन साइज। तो साइज के आधार पर हमारे पास कौन कौन से कंप्यूटर हैं? माइक्रो कंप्यूटर हाँ, सबसे छोटा, सबसे छोटा सबसे छोटा कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी ठीक है, कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, है जी, ये सबसे छोटे हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, टैबलेट, टैबलेट आता है ना, फोन को भी आप समझ लीजिए सबसे छोटा कंप्यूटर। उसमें भी जो सारी प्रोसेसिंग है वो हो रही है, उसमें एआई भी यूज हो रहा है, लेकिन साइज कैसा है? साइज माइक्रो है ना। तो जो बहुत छोटे साइज में है वो है, जैसे अभी हमने बात की थी अल्टेयर 8800, जो 1975 में बात हम कर रहे थे, फोर्थ जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में, फोर्थ में, तो वो फर्स्ट क्या था? माइक्रो कंप्यूटर था, है ना। दूसरे हैं हमारे पास मिनी कंप्यूटर, छोटे, सबसे छोटे बल्कि, है ना, सबसे छोटे, मिनी, ठीक है। मिनी कंप्यूटर है मध्यम साइज वाले, एवरेज, है ना, मध्यम साइज है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप से बड़े, ये बड़े वाले कंप्यूटर हैं। इनको इधर से उधर ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है ना, बड़े हैं। और इनको क्या है कि क्योंकि बड़े हैं तो प्रोसेसर ज्यादा लगे हुए हैं इसमें, इसमें जो है कई कई प्रोसेसर लगे हुए हैं, है ना। इसमें मेमोरी इसमें ज्यादा है ना। तो इस वजह से इनका क्या है, इनका साइज बड़ा है, प्रोसेसर बड़ा होने के कारण, लेकिन ये टास्क भी बड़ा करते हैं, है ना, ये टास्क भी बड़ा करते हैं। जैसे हम बात करें इसमें HP 9000, AS 4000, ये क्या है? मिनी कंप्यूटर है, ठीक है। छोटे माइक्रो में हमने बात किया था अल्टेयर, है ना, माइक्रो में हो गया। इसके बाद है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कौन से हैं? लार्ज बट साइज वाले, बहुत लार्ज साइज वाले, है ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर। लार्ज साइज, और जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है ऐसे ऐसे इनके टास्क की स्पीड बढ़ती जा रही है ना। हायर टास्क, हायर स्पीड ऑफ टास्क, है ना, हायर स्पीड वाले हैं, ठीक है। और लास्ट यूनिवैक, इसमें लिख लीजिए, यूनिवैक 1110 है इसमें, है ना। PDC साइबर है, ये इनके कुछ नाम है। IBM है, ये हमारे क्या है? मेन फ्रेम है, ठीक। और चौथा है हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट साइज वाले हैं, सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर हाईएस्ट इनकी क्या है? स्पीड है, और लार्जेस्ट इनके साइज है, ठीक।
अभी हम बात ही कर रहे थे थोड़ी देर पहले परम, हाँ, परम 10,000 ये इंडियन सुपर कंप्यूटर है। परम ईशान करके भी एक सुपर कंप्यूटर है, परम ईशान, है ना। और एक प्रत्यूष, प्रत्यूष, ठीक है, और मिहिर, ये हमारे ये सब इंडियन सुपर कंप्यूटर्स हैं, इसमें से कई बार नाम आ जाता है, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर जो हैं बहुत ज्यादा बड़े हैं, जिनको कि एक कमरे के बराबर के साइज की आवश्यकता है। लेकिन इनसे हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि वो जो हम पहली पीढ़ी वाले कंप्यूटर पढ़ रहे थे जिनका कि बहुत ज्यादा लार्ज साइज था, हम इनसे उनकी तुलना नहीं करनी है। ये किस लिए लार्ज साइज है, क्योंकि इनमें सैकड़ों प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, है ना। इनमें सैकड़ों मेमोरी यूनिट्स लगी हुई हैं, इनमें सैकड़ों हार्डवेयर डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस अलग से हैं। तो उसकी वजह से इनका साइज जो है वो बहुत लार्ज हो गया है, लेकिन वो उतने बड़े टास्क को करने के लिए काम आते हैं, है ना। वो जो हमारे हाई लेवल की जो एडवांस जो हमारी रिसर्चेज हैं वो उसको करने के काम आते हैं। और ये बहुत महंगे भी हैं, 400-500 करोड़ रुपए का एक सुपर कंप्यूटर होता है। तो जितना बड़ा इनका साइज है, साइज के आधार पे जो हमने ये सब कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन देखा है, वो माइक्रो से लेके माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। तो इनमें बढ़ते क्रम में आप ये देखिए कि इनके साइज भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी स्पीड और इनके टास्क जो है, इनके प्रोसेसर जो है, प्रोसेसिंग जो उनकी कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जा रही है, मेमोरी यूनिट्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो इनके लार्ज नंबर में मेमोरी है, लार्ज जो इनके जो टास्क हैं वो भी बड़े हैं, मल्टीटास्किंग और बड़े लेवल के प्रोसेसिंग करने के ये काम आते हैं। तो यहां तक हमारा हो गया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें कुछ किसी को पूछना है, ऐड करना हो, एनीवन? वो सर। चलिए, चीजें ठीक हैं, ये थोड़ी सी समझने की हैं, बहुत ज्यादा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। मयंक जी, जी सर। हाँ जी, मुझे लगता है करते हैं। टाइम हो गया काफी। हाँ सर, समय हो चुका है। अगर कोई विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछना चाहे तो बिल्कुल बिल्कुल। क्या मुझे ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज की इस बहुत ज्ञानवर्धक क्लास के लिए डॉक्टर रॉबिन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर लगातार 1.25 घंटे से आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं और बहुत ही सरलता से एक एक चीज आपको बता रहे हैं, आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रॉबिन सर, अपने इस बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। इसी प्रकार से विद्यार्थियों से स्नेह बनाए रखें, विद्यार्थियों को इसी प्रकार से सर मार्गदर्शन दिए रहें। आपके मार्गदर्शन का ही प्रतिफल है कि पिछले वर्ष जो हमारा पिछली बार का रिजल्ट आया है बहुत अच्छा रहा है। तो सर आपकी मेहनत है, विद्यार्थी आपकी इस मेहनत को साकार करें सफलता के साथ, मेहनत के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की सर इस क्लास के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। विद्यार्थियों की ओर से, सभी की ओर से सर धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। गुड नाइट, गुड नाइट।